हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 34 है और इससे पहले हम 33 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 23 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदियां है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी? तो तुंगभद्रा यह किस नदी की सहायक नदी? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि तुंगभद्रा नदी ये कहाँ से निकलती है। तो तुंगभद्रा नदी यह निकलती है कर्नाटक के, एक ठीक है, तुंगभद्रा यह निकलती है कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट से गंगा मूला नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य पश्चिमी घाट गंगा मूला नामक स्थान से यह निकलती है। और यह किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है कृष्णा नदी की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी की यह सहायक नदी है। फिर हम बात करें कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी यह निकलती है महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से यह निकलती है। फिर उसके बाद बात करें गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी इसे किन नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा, इन नामों से इसे जाना जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी यह है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, गोदावरी नदी। फिर बात करें हम नर्मदा नदी यह कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी यह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले, अमरकंटक पठार। ठीक है, अनूपपुर जिले अमरकंटक पठार से यह निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ओके, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। फिर हम बात करें ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जिसे तापी नदी भी कहा जाता है और ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से यह या श्रेणी से यह निकलती है। ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश बैतूल जिले मुल्ताई सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। ठीक है, इसे तापी नदी भी कहा जाता है। ओके, तो ये थी नदियों के बारे में डिटेल। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज किसने लिखा है? रोमिला थापर, शशि थरूर, डेविडार, अनीस सलीम। तो द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, ठीक है, यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है डेविडार ने। ठीक है ना, डेविडार ने यह लिखा है। फिर हम ऑप्शन में बात करें रोमिला थापर, तो रोमिला थापर की पुस्तक है आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह रोमिला थापर की पुस्तक है। फिर उसके बाद बात करें शशि थरूर, तो इनकी है द हिस्ट्री
एक नहीं, इनकी है ग्रेट इंडियन द ग्रेट इंडियन नोबेल, ठीक है। यह है शशि थरूर की। फिर है अनीस सलीम, तो अनीस सलीम की है वैनिटी बाग, ठीक है, वैनिटी बाग, ये है अनीस सलीम की। ओके। रोमिला थापर की आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नोबेल और अनीस सलीम की वैनिटी बाग, और डेविड डेविडार को उपन्यास है द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अलारिप्पू निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का पहला नृत्य है? अलारिप्पू, ठीक है, अलारिप्पू ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का पहला नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या ओडिसी? तो यह पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम का, ठीक है ना। अलारिप्पू शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, ये भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का पहला नृत्य है, ठीक है। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का, ठीक है, भरतनाट्यम यह है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो, जिसमें कि कुचिपुड़ी, तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि है मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का, कथक उत्तर प्रदेश का, और मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम ये है केरल का, ठीक है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, और कुल मिलाकर कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, कथक और मोहिनी अट्टम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने किस दिन खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य घोषित किया? तो संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने किस दिन खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य घोषित किया? 14 नवंबर 1929, 2 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? तो यह इन्होंने घोषित किया था खुद को, तो ये किया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक, एक संप्रभु, लोकतंत्र और गणराज्य राज्य घोषित किया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना, संविधान लागू हुआ था। ओके, हम संविधान की बात करें तो संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो इसे लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में, ठीक है। और संविधान ये बनकर कब तैयार हो गया था? तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को यह पारित किया गया था, ठीक है, संविधान को। ओके, और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर यह संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इन्हें ही संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना, संविधान का जनक भी कहा जाता है डॉक्टर B.R. अंबेडकर को, ठीक है। और संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? विचार सबसे पहले तो ये दिया था M.N. रॉय ने, ठीक है ना, M.N. रॉय ने संविधान का विचार दिया था सबसे पहले, ठीक है। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर बात करें हम ऑप्शन में 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स से, ठीक है ना, तो इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है गांधी जयंती, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस, और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को।
ओके। और 14 नवंबर 1929 को तो इस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 14 नवंबर 1929 को, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन में 1929 में अध्यक्षता में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दीवाने आम, जिसमें पियत्रा ड्यूरा कार के सुंदर पैनलों से अलंकृत संगमरमर की छतरी है, किस स्मारक का यह हिस्सा है? बीबी का मकबरा, लाल किला, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा। तो दीवाने आम, जिसमें पियत्रा ड्यूरा कार के सुंदर पैनलों से अलंकृत संगमरमर की छतरी है, ठीक है। तो यह स्मारक का हिस्सा है लाल किले का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल किला। लाल किला ये कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। और इसे किसने बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। फिर उसके बाद करें बीबी का मकबरा, ये कहाँ पर है? तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये है, ठीक है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये है। और इसे किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने बनवाया था अपनी माँ दिलरास, अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में, ठीक है ना। ये दिलरास बानो बेगम ये है माँ थी औरंगजेब की, ठीक है। फिर ताजमहल ये कहाँ पर है? तो ये है आगरा में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया है शाहजहां ने, ठीक है। ये मुमताज़ की याद में करवाया, ठीक है ना, मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ठीक है ना। फिर हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा ये है दिल्ली में है। और ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था हुमायूं की बेगम, ठीक है ना, हुमायूं की बेगम बीगा बेगम ने बनवाया था, ठीक है ना, हुमायूं की बेगम बीगा बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था दिल्ली में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2023 की विश्व प्रसन्नता सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो 2023 के विश्व प्रसन्नता सूचकांक के अनुसार किस देश ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की? तो यह प्राप्त की है नेपाल ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, नेपाल। ओके, चलिए नेक्स्ट है वायुमंडलीय तापमान आमतौर पर ऊंचाई के साथ घटता है, लेकिन कभी कभी क्षोभ मंडल में यह घटना उलट हो जाती है। इस घटना को डैश के रूप में जाना जाता है। तापमान वैधक्रमण, रूधोष में क्षय दर, वैश्विक तापन, तापमान संवहन। तो इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है तापमान वैधक्रमण के रूप में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में भारत का दौरा करने वाले जर्मन चांसलर का नाम क्या है? तो फरवरी 2023 में भारत का दौरा करने वाले जर्मन चांसलर का नाम, तो इनका नाम है ओलाफ सोल्ज। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओलाफ सोल्ज। ओके, चलिए नेक्स्ट है जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशिया खेलों के फाइनल मैच में भारत ने फुटबॉल में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह किस वर्ष हुआ था? 1962, 66, 70 या 58? तो ये हुआ था 1962 में, ठीक है, जब जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई खेल में फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो ये 1962 में हुआ था मैच। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल को पद ग्रहण करने से पहले डैश की उपस्थिति में शपथ लेनी होगी। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल को पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेनी होगी, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाते समय
निम्नलिखित में से किन वस्तु को अंतिम वस्तुओं के रूप में पहचाना जाता है? पहला है ए, घर में रोटी बनाने के लिए खरीदा गया गेहूं। बी, होटल में रोटी बनाने के लिए खरीदा गया गेहूं। घर में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए चाय के बैग। विश्वविद्यालय की छात्रावास की कैंटीन में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए चाय के बैग। तो इनमें से सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाते समय किन वस्तुओं का अंतिम वस्तुओं के रूप में पहचाना जाता है? तो ये पहचाना जाता है घर में रोटी बनाने के लिए खरीदा गया गेहूं और घर में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए चाय के बैग। तो राइट आंसर होगा ए और सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, केवल ए और सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी मौसम में उगाई जाती है? तो भारत में रबी मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? सोयाबीन, मक्का, गेहूं या चावल? तो सोयाबीन, मक्का और चावल ये तो खरीफ की फसल है, ठीक है ना, खरीफ की फसल है ये। और अब बचा गेहूं, तो गेहूं ये है रबी की फसल। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, गेहूं जो ये रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 42वां, 44वां, 46वां, 48वां? तो भारत में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द इसे 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसमें 42वें संशोधन अधिनियम में धर्मनिरपेक्ष के अलावा, ठीक है ना, तो इसमें कितने शब्द जुड़े थे? सबसे पहले 42वें संशोधन में 3 शब्द जुड़े थे, जिनमें कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ठीक है, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है ना। 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संशोधन अधिनियम इसे लघु संविधान और इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, लघु संविधान और इंदिरा का संविधान भी इसे कहा जाता है। और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि भाग 4A अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य ये भाग 4A और अनुच्छेद 51 में सूचीबद्ध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो इनमें से किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो ये किया था डोमिंगो पाइस, डोमिंगो पाइस ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो किस समाज सुधारक ने 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की? गोपाल हरि देशमुख, बाल गंगाधर तिलक, आत्माराम पांडुरंग या गणेश अगासी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बॉम्बे में, ठीक है। फिर हम बात करें ऑप्शन में गोपाल हरि देशमुख, तो गोपाल हरि देशमुख यह समाज सुधारक थे, ठीक है, यह एक समाज सुधारक थे। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में बात करें तो इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने पुणे में, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई, 2 पत्रिकाएं चलवाई जो थी केसरी, जो कि मराठी भाषा में, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। फिर है गणेश अगासी, तो यह भी समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे, ठीक है। और इनका समाचार पत्र था, समाचार पत्र यह
केसरी के पहले संपादक थे, ठीक है ना। समाचार पत्र केसरी के पहले संपादक थे गणेश अगाशी, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की? कमलाकर कामेश्वर राय, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी, बेम्पट्टी चिन्ना सत्याम। तो किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की? तो ये की थी बेम्पट्टी चिन्ना सत्याम ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अरस्तु ने जानवरों के वर्गीकरण के लिए किस विशेषता का उपयोग किया था? विशेष अंग, शरीर की कोशिकाओं के प्रकार, आवास या प्रकाश संश्लेषण। तो अरस्तु ने जानवरों के वर्गीकरण के लिए किस विशेषता का उपयोग किया? तो ये किया था आवास का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवास। ओके, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना भारत में आयोजित की गई डैश आधिकारिक सर्वेक्षण थी? 16वीं, 14वीं, 15वीं और 18वीं। तो ये थी 15वीं, ठीक है ना, 2011 की जनगणना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 तक निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं? गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप सिंह पुरी। तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी विशिष्ट भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 100 के बीच है तो उस भोजन का प्रकार क्या है? तो यदि किसी भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, 70 से 100 के बीच है तो उस भोजन का प्रकार है उच्च जीआई भोजन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स भोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बैडमिंटन में नेट को जमीन से कितनी ऊंचाई पर बीच में रखा जाता है? 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 5.5 फीट। तो बैडमिंटन में नेट को जमीन से 5 फीट ऊंचाई पर रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 फीट। ओके, नेक्स्ट है, 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी एकता और डैश के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी? पंजाब का विभाजन, रॉलेट अधिनियम, मार्लो मिट्टे सुधार या बंगाल का विभाजन। तो ये इनमें से हिंदू और मुसलमानों अपनी एकता और डैश के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी थी, तो बंगाल का विभाजन के खिलाफ, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल का विभाजन। यह 1905 में हुआ था, ठीक है ना, और रद्द हुआ था 1911 में। फिर बात करें पंजाब का विभाजन, तो ये हुआ था 1947 में। रॉलेट अधिनियम ये हुआ था 1919 को। मार्ले मिंटो सुधार ये हुआ था 1909 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सही सिद्धांत है? पहला है, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, ये परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो ये सही है। फिर है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं का निर्माण या विनाश हो सकता है, तो ये गलत है। फिर है, विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ये सही है। फिर है, यौगिक पूर्णांक या भिन्नात्मक संख्याओं के अनुपात में परमाणुओं का संयोजन होती है, तो ये भी गलत है। फिर है, एक यौगिक में हमेशा परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर हो रहेंगे, तो ये भी सही है। तो यहाँ सही है ए, सी और ई, ठीक है, ए, सी और ई। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए, सी और ई, ये कथन सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक महाभाष्य किसने लिखा? तो महाभाष्य यह किसने लिखा? भर्तृहरि, वेदव्यास, पाणिनि या पतंजलि? तो जो संस्कृत व्याकरण पुस्तक महाभाष्य है यह लिखा है पतंजलि ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, पतंजलि। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, ठीक है। वेदव्यास ने लिखी है महाभारत, और भर्तृहरि ने लिखी है, तो ये लिखी है नीति शतक, ठीक है, श्रृंगार शतक,
ये लिखी हैं भर्तृहरि ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरिहरन को 2004 में उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? चिकित्सा, खेल, कला, संगीत या सिविल सेवा? तो हरिहरन को 2004 में उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था कला और संगीत में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कला और संगीत। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।